बच्चों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 12। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर कितना बल कार्य करता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई आवेशित कण या कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं, और जिसका मान हम लोग निकाल चुके हैं। कितना होता है? F बराबर QVB sin थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इसी वाले फार्मूले का यूज करेंगे। और चूंकि हमारा जो टॉपिक है कि अगर कोई धारावाही चालक है, यानी उसमें ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर कितना बल कार्य करेगा। तो ये जानते हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो आवेश का प्रवाह होता है। भाई परिभाषा ये विद्युत धारा की है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आवेश चलेगा तो धारा का प्रवाह होगा, और आवेश चलेगा और आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उस पर बल भी कार्य करेगा। जैसे ये एक चीज ध्यान दो, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, ये हमने अभी मान कर चल रहे हैं। फिर हम लोग जनरल टॉपिक निकालें, जनरल इक्वेशन निकालेंगे। तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र अभी अंदर तरफ लगा हुआ है और तार हम इसमें रख देते हैं इस प्रकार से। समझ लो, पहले ये तार रख दिया, तार में धारा प्रवाहित कर देते हैं हम लोग I। जब तक धारा प्रवाहित नहीं आएगी तब तक उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, और ये जानते हैं कि अगर कोई चालक तार है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें ढेर सारे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो सब इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलते हैं? वैद्युत धारा की विपरीत दिशा में। और कितने वेग से चलते हैं ये भी पता है हम लोगों को, ये लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब अनुगमन वेग से गति करते हैं। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो, यानी बैटरी लगी है। अगर बैटरी नहीं लगी है तब तो सब उसी वेग से गति करते हैं, उनका सब अनियमित वेग होता है। लेकिन जब बैटरी लगा देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, यानी उनकी वेलोसिटी कितनी होती है? Vd। इलेक्ट्रॉन सब चल रहे हैं इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉनों पर होता है ऋण आवेश। तो इन आवेशों पर कितना बल कार्य करेगा ये हम लोग जानते हैं। चुंबकीय बल का सूत्र होता है QVB, इतना बल कार्य करेगा। यानी यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो F बराबर Q कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश VB साइन। और चूंकि देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है और चर इधर तरफ रहे हैं तो कितना कोण बनेगा V और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में? 90 डिग्री का। भाई ऐसे देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है, इधर तरफ चलते हैं वो, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में चलने पर थीटा कितना होगा? 90। तो इतना बल कार्य करने लगता है वो, यानी EVB। और यहाँ पर वेग की जगह क्या हो जाएगा? VT, और यहाँ पर EVDB। इतना होगा sin 90 का मान, इतना बल कार्य करेगा। बल की डायरेक्शन क्या होगी? बल की डायरेक्शन होती है, ये हम लोग निकालते हैं। दो हमारे पास नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाहिने हाथ का हथेली का नियम। अगर हम दाहिने हाथ का हथेली का नियम लगाएं तो कैसे लगाते हैं? हथेली इस प्रकार फैलाना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये उंगलियां हो और ये धारा की दिशा में हो या धन आवेश की दिशा में हो। ठीक है ना, तो धारा किसमें? देखिए धारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन चलता है इस दिशा में। ठीक है, तो धन आवेश इसके विपरीत दिशा में चलेगा, तो धन आवेश की दिशा में रखेंगे अंगूठे को ऐसे। बस समझ आ रहा है? भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो धन आवेश कैसे चलता है? उसके विपरीत। भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, धन आवेश इधर चलेगा, ये हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर ऐसे ऊपर तरफ बल लगेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है ऊपर की तरफ बल, ऐसे इस पर इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ बल। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब पर बल ऊपर तरफ लगेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो चालक तार है हमारा, ये ऊपर तरफ शिफ्ट होने का प्रयास करेगा। अगर लचीला तार है तो ये मुड़ जाता है ऊपर की ओर जाकर के,
बात समझ आ रहा है? तो इसका मतलब इसी बल का मान हमको ज्ञात करना है कि कितना बल कार्य करेगा चालक तार पर। तो यूज करेंगे हम लोग चुंबकीय बल के फार्मूले को। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालने कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना लग रहा है और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वो ज्ञात कर लें, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इंटू जितने इलेक्ट्रॉन है उनका सबको मल्टीप्लाई कराते हैं तो कुल बल निकल आएगा इस चालक तार पर कितना लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं कि हमने मान लिया है कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, ये हमने माना, ठीक है। तो इसको जरा हम एक जनरल फार्मूला निकालेंगे, ये लंबवत नहीं रखेंगे, किसी कोण पर रख दिया जाए, ठीक है। ये तो समझने के लिए था कि बल का आभास कैसे होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हम लोग निकालने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को निकालने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन लगने बल में अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मल्टीप्लाई करा दें तो कुल बल निकल आएगा, वही चालक पर लगने वाला बल होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जिसका मान है B। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे मान लिया हमने। और यहां पर एक चालक तार हम मान लेते हैं, ये रखिए इस प्रकार से रखा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, यानी ये सारे जो कोण है कैसे हैं, थीटा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है और इसमें जो धारा का प्रवाह हम मान लेते हैं इस दिशा में हो रहा, उसका मान है I। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चले किस दिशा में, इस दिशा में, वेग कितना होगा Vg, ठीक है भाई। अगर तार में धारा प्रवाहित होगी तो आवेश ही चलेगा और आवेश के रूप में क्या चलता है यहाँ, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा और ये कहाँ रखा हुआ है चालक तार, चुंबकीय क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी चुंबकीय क्षेत्र में हो गया जो चालक के अंदर है। तो इस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग कुल इलेक्ट्रॉन संख्या निकाल लेंगे। तो इसकी भाषा हम लोग पहले थोड़ा समझ लें, जो हमने लिख रखा है पहले से कि एक चालक तार जिसकी लंबाई है L, ये लंबाई को हम मान लेते हैं L है, ठीक है ना। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है A, यानी एक समान मोटाई का है जिसका एरिया कितना है A है। चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, हमने तिरछा रखा हुआ माना, ठीक है ना। अब हम बाद में थीटा की वैल्यू 90 0 करके देखें कितना बल कार्य करता है, वो बाद में देखते हैं। फार्मूला निकालने के बाद जब तार में वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है तो तार में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वैद्युत धारा वाले पाठ में, ठीक है ना। वैद्युत धारा वाले पाठ में बताया था धारा था अनुगमन वेग संबंध, उस संबंध का भी यहाँ पर यूज है। यदि तार के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों संख्या n है, ये मान लिया हमने, टोटल नहीं माने कितने इलेक्ट्रॉन है, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन मान लिए, तो तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी, I = NEAVD। ये क्वेश्चन नंबर डाल लेंगे, ये हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, धारा था अनुगमन वेग में संबंध वाला सूत्र है, ठीक है। जहां पर E क्या चीज है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अब क्लियर हो गई। तो यहां तक तो उसकी भाषा हम लोगों ने लिखी। अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान निकालें पहले हम, ठीक है ना। तो क्या लिखा जाएगा, क्योंकि वेग है उसका Vd, ये दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलते हैं उस वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चल रहा है, ठीक है। तो अनुगमन वेग को हम लोग Vd से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय
एक इलेक्ट्रॉन में लागू चुंबकीय बल को हम लोग क्या लिख देते हैं, एफ डैश मान लें। एफ डैश बराबर, फार्मूला देखो हम लोग कौन सा यूज करेंगे चुंबकीय बल का, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा किसके बीच का कोण है, V और B के बीच का कोण होता है, ध्यान रखना है, V और B के बीच का कोण थीटा है। यहाँ पर V किस दिशा में है, इस तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है ऐसे, तो इस दिशा में होने की वजह से कोण कितना होगा, ये जरा देखो, यहाँ रफ में जरा देख लेते हैं इसको। जैसे अगर हम देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो इस दिशा में चल रहा है v वेग से, इधर तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र और B के बीच का कोण ये कितना होगा, जबकि यहाँ पर जो माना हमने ये कोण थीटा है, समझ लो पहले ध्यान से, उसके बाद हम इसको कर देंगे, बहुत आसान है। ये कोण थीटा मान लिया, देखो ऐसे तो आ रहा है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है इस दिशा में विधि वेग से, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब जो फार्मूला हम लगाएंगे, ई आवेश हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर, v इसका वेग हो गया इलेक्ट्रॉन का, b चुंबकीय क्षेत्र हो गया, साइन। अब साइन यहाँ पर हमने बताया कि जो थीटा क्या होता है, v और b के बीच का कोण है, तो v और b के बीच का कोण तो कितना है यहाँ पर 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यहाँ पर रखेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्या होगा गणित में, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये वाला भी कोण रख देते तब भी उतना ही आता जितना कि 180 माइनस थीटा रखने से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम थीटा रख देते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर हम 180 माइनस थीटा रखेंगे तब भी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि हम इधर तरफ वेग ले रहे हैं तो थीटा क्यों रख दिया, जबकि थीटा जो होता है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। बात क्लियर हो गई। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए जो थीटा होता है वो हमेशा v और b के बीच का कोण ही होता है, क्यू वी साइन थीटा। तो वो थीटा की वैल्यू अगर हम 180 माइनस थीटा लगा देंगे तो साइन थीटा ही हो जाता है, इसलिए हमको थीटा भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई। तो इस वाले फार्मूला का यूज हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक। अब हम जरा निकालेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल कार्य कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस चालक तार में, ठीक है। इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर हम करते हैं, नोट कर लीजिए। अब जरा ध्यान दो, हमने बताया या मान लिया है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो एकांक आयतन में n है, तो टोटल आयतन तार का कितना होगा ये निकाल लो जरा। तार क्या एक बेलन है, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा, तो तार का आयतन कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये उसका तार का आयतन हो गया। तो तार में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बताओ भाई। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे हम लोग निकालें, अगर हम कैपिटल एन अगर मान लेते हैं, मुक्त संख्या लिखते हैं कैपिटल एन, तो संख्या कितनी होगी, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो a इंटू एल आयतन में कितने होंगे, कैसे लिखा जाएगा, n इंटू तार का आयतन कर देते हैं। एकांक आयतन भाई, एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, दो आयतन में एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, दो आयतन कितने 2n, तीन आयतन में 3n, चार आयतन में 4n, अगर इसका a इंटू एल आयतन में n इंटू तार का आयतन हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका हम इसमें लिख सकते हैं A इंटू इतने टोटल संख्या होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इस तार में, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान है इतना। अब क्लियर हो रही? तो कुल बल कितना हो जाएगा तार में, कैसे लिखा जाएगा? तार में कुल बल कितना होगा, टोटल फोर्स कितना वर्क करेगा, क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू F डैश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर बल, एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना है इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये बात समझ में आई भाई? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान इतना है और टोटल बल निकालना है कितना होगा तार में, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान में अगर हम इलेक्ट्रॉन से गुणा करा दे तो कुल बल निकल आएगा कितना होगा। तो F का मान कितना हो जाएगा, इसको अगर फार्मूला रूप में लिखना चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन बल का मान कितना, F डैश, इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी है कैपिटल N, तो इसकी जरा वैल्यू लगा दो। F का मान है EVDB साइन थीटा, ये F डैश का मान हो गया, इंटू N, N का मान ये ऊपर लिखा हुआ है स्मॉल n AL, ये तो है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आपको लिखना है। रीअरेंज करने का मतलब है कि थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लीजिए। किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, हम दो जो समीकरण नंबर 1 में लिखा है उस रूप में इसको लाओ थोड़ा सा। कितना हो जाएगा, NEAVD, इतने पार्ट जो हैं NEAVD ये कर लिया, और L और B ये बचेंगे, और साइन थीटा और बचा, ये तो करना है, बस इधर उधर कर दिया केवल हमने। ठीक है, अब जरा इसको डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा इसको कंपेयर करो समीकरण 1 व 2 से। क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू NEAVD समीकरण नंबर 1 में किसके बराबर है, I के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं ILB साइन, ये फार्मूला निकल करके आ जाता है, यही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र है हमारा। ठीक है, अगर इसका वेक्टर रूप अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखो वेक्टर रूप इसका हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू IL क्रॉस B, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको खोलेंगे तो A क्रॉस B का फार्मूला क्या, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी LB साइन थीटा यहाँ बन जाएगा। ध्यान ये रखना है कि L यहाँ पर जो L ये लिखा गया है, L वेक्टर जो है वो जो है किस दिशा में लेते हैं, तो L वेक्टर हमेशा धारा की दिशा में लिया जाता है। तो आप चाहे नीचे लिख लीजिए L वेक्टर को धारा की दिशा में लेते हैं। ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसमें तो डायरेक्शन किस दिशा में लेंगे, वैद्युत धारा की दिशा। ठीक है ना, वैद्युत धारा जिस दिशा में प्रवाहित होगी उस दिशा में L वेक्टर को लिया जाएगा। बीच उनकी छेद की डायरेक्शन, इनके बीच का जो कोण होता है वो थीटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा डेरिवेशन हो जाता है कि धारावाही चालक पर कितना बल कार्य करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम इसके कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया, इसका अगला जो पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं, लेकिन फार्मूला पहले लिख लेते हैं।
फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला देखा हुआ हमने लिखा है कि धारावाही चाल कितना बल कार्य करेगा, F बराबर ILB साइन थीटा, ये फार्मूला हमने निकाला है। ठीक है ना। इस वाले फार्मूले के कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। थीटा पर किस प्रकार से F का मान निर्भर करेगा, तो लिख देते हैं यदि थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 है। इसका क्या मतलब है, थीटा बराबर 0 होने का मतलब भाई थीटा अगर 0 हो जाए, कब हो जाए, तार ऐसे हो जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है ना। 180 करने का मतलब इसको इधर तरफ ऐसे हो जाए, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है। तो इस प्रकार से थीटा का मान 0 और 180 ले सकते हैं। यानी चित्र के साथ देखो, जैसे अगर मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। ठीक है। और अगर तार भी हम इसी दिशा में रख दें, ऐसे धारा हम इस प्रकार से इसमें प्रवाहित करें आए, तो कितना कोण होगा यहाँ पर, 0 अंश। तो थीटा 0 होगा, या चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और तार को हम इस प्रकार से रखें कि धारा चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, ऐसे ये धारा की डायरेक्शन। तो इस स्थिति में थीटा कितना होगा, 180, और इस स्थिति में क्या होगा, थीटा 0। तो F का मान कितना आ जाएगा, यहां पर रखो जरा, ILB साइन। अब यहां पर थीटा रखो, 0 रखो या 180 रखो, इसकी वैल्यू जो आती है वो 0 ही आ जाएगी। ये रखेंगे या 180 रखेंगे। ठीक है ना। इसका मान कितना हो जाएगा, साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन 180 का मान भी 0 होता है, तो F का मान 0 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब अर्थात क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकला यहां से, अर्थात जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित होता है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ये बात यहां से निकल करके आ गई। अगर तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हो, धारा चाहे इस दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है। जैसा कि आवेश वाले में था, आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में चलता है, तब भी उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आवेश चालक पर लगने वाला बल का मान। अगला पॉइंट है, यदि थीटा इक्वल टू हो जाए 90 डिग्री। 90 मतलब क्या है इसका, 90 होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अगर इस डायरेक्शन में लगा है और तार हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे रखा है, धारा हम मान लेते हैं ऐसे इसमें प्रवाहित होती आई इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो इस पर कितना बल कार्य करेगा, तो बल F का मान कितना होगा, ILB साइन और 90 डिग्री हो जाएगा। भाई इसमें इसी ध्यान रखो, ये जो यहां पर जो थीटा लिखा गया है वो तो कह रहा है कि L और B के बीच का कोण है, यानी L वेक्टर और B के बीच का कोण हमने बताया है। लेकिन L किस दिशा में लेते हैं, धारा की दिशा में। L वेक्टर किस दिशा में लिया जाता है, धारा की दिशा में लेते हैं। इसका मतलब सिंपली आप ये याद रखो कि जो थीटा यहाँ पर है वो किसकी डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन के बीच में है, वैद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण हो गया। बात क्लियर हो रही है। यानी आपको ध्यान रखना है कि थीटा जो है वो किसके बीच का कोण हो गया, थीटा I व B के बीच का कोण, ये आपको दिमाग में रखना है।
थीटा जो है वो आई और बी के बीच का कोण है, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। वेक्टर रूप में जब लिखा जाए तब तो बता दें कि एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है, वेक्टर रूप में नहीं लिखा है, तो थीटा क्या मानेंगे, आई और बी के बीच का कोण। तो अगर आई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, बी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ये। तो एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आई एल बी, इतना मान होगा। और ये बल जो होता है वो सबसे अधिकतम बल होता है, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला, अर्थात जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, तो उस पर कार्य करने वाला बल तो कार्य करेगा ही, वो कार्य करने वाला बल कितना होता है, सबसे ज्यादा अधिकतम बल होता है, उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। कितना होता है कि अधिकतम बल आई बी एल के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये को दो पॉइंट ध्यान रखने कि एक एक नंबर में कभी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और पूछे गए भी हैं कि कितना बल कार्य करेगा अगर समांतर रखा है कोई तार चुंबकीय क्षेत्र के, या उसके लंबवत रखा है। अगर किसी कोण पर रखा है तो सीधे हम फार्मूला ही बल लगाएंगे। क्लियर हो रही है। तो इस प्रकार से ये तो बात हो गई हमारी चुंबकीय बल की। अब जब बात करते हैं इसकी दिशा, चुंबकीय बल की दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा निकालने के लिए हम लोग दो नियम पढ़ चुके हैं, उन्हीं दो नियमों का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लिख देते हैं यहाँ, तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निम्नलिखित दो नियमों से ज्ञात करते हैं। वो नियम कौन से हैं? नंबर एक, जो आवेश पर लगने वाले बल का दिशा जो निकालते हैं जिस नियम से, वही नियम यहाँ पर लागू करते हैं। नंबर एक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा है दाहिने हाथ की हथेली, दाहिने हाथ के हथेली का नियम। ये दोनों ही हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें आवेश पर लगने वाले बल का मान निकाला गया था। उसमें दोनों नियम को हमने डिटेल में बताया है। अब यहाँ पर हम केवल यूज करना सीखेंगे, कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कहीं चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है तल के लंबवत, ठीक है, और कहा जाए कोई चालक तार इसमें ऐसे रखा है, ये चालक तार होगा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। तो बताओ इसमें बल की डायरेक्शन क्या हो? तो बल की डायरेक्शन किस तरफ लगेगा बताओ? चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो इन दोनों में से कोई एक नियम लगाओ। मतलब दाहिने हाथ का हथेली का नियम लगा रहे हैं, तो ये रखना है धारा की दिशा में अंगूठे को, ठीक है ना। अगर हम धारावाही चालक पर लगाते हैं तो ये अंगूठा धारा की दिशा में रखेंगे। अगर आवेश पर लगाते हैं तो ये डायरेक्शन धन आवेश की चलने की दिशा की ओर रखते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो उंगलियों को रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है, अंदर तरफ धारा ऐसे प्रवाहित हो, तो बल किस दिशा में लगेगा? इस चालक तार के लंबवत, इस डायरेक्शन में बल कार्य करेगा। बात समझ में आ रहा है?
अगर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे लगा है, चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे लगा है और चालक तार हम कहते हैं कि हम ऐसे रख दें, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताओ किस दिशा में बल कार्य करेगा। चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रखेंगे और ये रखेंगे अंगूठा धारा की दिशा में, तो बल किस तरफ लगेगा, तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो बल कैसा हो जाएगा हमारा, F जो लगेगा वो तल के लंबवत अंदर की ओर कार्य करेगा इसमें, ठीक है, यानी इनवर्ट डायरेक्शन में होगा ये। क्लियर हो रही है। इसी प्रकार से अगर चालक तार किस प्रकार से रख दें और कहे चुंबकीय क्षेत्र जो लगा हुआ है वो कैसे है, तल के लंबवत बाहर की ओर, या तो केवल ये सिखा रहे हैं क्योंकि सॉरी इसमें चालक तार को हम रख देते हैं इस तरीके से, चालक तार ऐसे रखा है और चुंबकीय क्षेत्र जो लगा हुआ कैसे है, तल के लंबवत बाहर की ओर है, इस प्रकार से। बाहर जब दिखाते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र को तो कैसे दिखाया जाता है, डॉट द्वारा दिखाते हैं, अंदर तक डायरेक्शन होती है तो क्रॉस द्वारा दिखाते हैं। तो ये अगर चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगा हुआ है, बाहर की तरफ, तो हम कैसे बल का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उंगलियों कहाँ रखना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, बाहर की तरफ है, देखो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगा हुआ है, बाहर की तरफ, और अंगूठा किस तरह रखेंगे, धारा की दिशा में, ठीक है। तो बल किस दिशा में कार्य करेगा, हथेली के तल के लंबवत, यानी इस डायरेक्शन में बल का मान डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हम बल की डायरेक्शन को हम इन दोनों नियमों की सहायता से निकाल सकते हैं, कोई एक नियम लगाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर फ्लेमिंग के बाहर का नियम अगर लगाना चाहें, देखो अगर यहाँ पर तो कैसे लगाए, ये रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, ये रखते हैं धारा की दिशा में, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये धारा की दिशा में रखना है उंगली को, अगर आवेश पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं तो धन आवेश की चलने की दिशा में रखेंगे, और अगर धारावाही चालक पर निकाल रहे हैं बल की डायरेक्शन तो धारा की दिशा में रखते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, ये चुंबकीय क्षेत्र, और धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर, तो अंगूठा कैसा है, तल की लंबवत अंदर की तरफ, यानी इसमें इनवर्ट डायरेक्शन में तल की लंबवत ऐसे बल कार्य करेगा, तार अंदर तरफ जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। यहाँ पर लागू करें अगर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, ये वाली उंगली रखेंगे, बाहर तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, धारा ऐसे है, तो देखो अंगूठा किस दिशा में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब चाहे जो नियम लगाएं, दोनों से डायरेक्शन एक ही निकल करके आती है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों नियमों से कोई एक नियम यूज करके हम धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान और दिशा ज्ञात कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि ये चालक बल तभी कार्य करेगा जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा तब। अगर चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, धारा चाहे जितनी ज्यादा हो। और उसका उल्टा, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा और धारा नहीं प्रवाहित हो रही है तब भी कोई बल कार्य नहीं करेगा। भाई आई अगर 0 होगा तो भी आपका मान 0 होगा, आई बी और साइन थीटा के हिसाब से। और अगर आई है और बी 0 है, चुंबकीय क्षेत्र अगर नहीं है तो भी आपका मान 0 होगा। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र भी हो और धारा भी प्रवाहित हो रही हो, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी धारा भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, लेकिन अगर तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है तब भी उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो ये सारे इस तरीके से निष्कर्ष निकल करके आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग कुछ आंकिक प्रश्नों को भी करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 1-2 मीटर तार में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। क्षेत्र द्वारा तार पर कितना बल लगेगा, ठीक है। तो इसको चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और उसका मान है B, और B की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या हम लोग टेस्ला भी लिख सकते हैं इसको। और ये क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। जो चालक तार है वो कैसे है हमारा,
ये कोण बन रहा है 30 डिग्री और धारा इसमें प्रवाहित हो रही है I। तो I की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में, I की वैल्यू है 4 एम्पियर और चालक तार की लंबाई भी दी गई है L का मान है 2 मीटर और ये जो कोण है थीटा ये भी पता है 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तो बल पूछ रहा है F का मान कितना होगा, तो फार्मूला पता है I B L साइन थीटा, वैल्यू लगा दो यहाँ पर। I का मान 4, B का मान 2, L का मान 2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आपका मान 8 न्यूटन। कितना बल कार्य करेगा, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन अगर कही जाए तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। दाहिने हाथ के हथेली के नियम रखो, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, धारा की डायरेक्शन में उल्टा रखो तो बल किस दिशा में लगेगा, तार के लंबवत, तार के लंबवत डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, तार के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पीयर की धारा है। इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक तार है उसको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, जिसमें त्रिभुज की एक जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो तीनों भुजा 10-10 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, ठीक है ना। ये जो भुजा है उसकी है 10 सेंटीमीटर और ये कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो हम मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत लगा हुआ है अंदर की तरफ, ऐसे। ये आप केवल विचार कीजिए कि तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगा है इस तरीके, तल के क्रॉस जब भी दिखे तल के लंबवत अंदर तरफ डायरेक्शन है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है यहाँ पर 2 टेस्ला और धारा का मान दे रखा है। अब धारा इसमें हम मान लेते हैं धारा प्रवाहित होती है 5 एम्पियर की, ये क्वेश्चन दे रखा है 5 एम्पियर की धारा, धारा है 5 एम्पियर, तो सब में 5 एम्पियर की धारा जाएगी इस तरीके से। तो धारा का मान हो गया 5 एम्पियर और जो भुजा की लंबाई है वो मान लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक भुजा पर निकालना है, तो एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसी प्रकार शेष 2 भुजाओं की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर हो जाए। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर का गुणा कर देंगे इसमें, तो 10⁻⁻2 मीटर और शामिल हो गया इसमें, ठीक है। 10⁻⁻2 जिसको 0.1 भी लिख सकते हैं। तो L का मान इतना हो गया, ठीक है। थीटा की बात करो जरा, तल के लंबवत, ये जो त्रिभुज का तल है, मतलब त्रिभुज ये समझो कि ये त्रिभुज का तल होगा, इसके लंबवत लगा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो इस भुजा के साथ कितना कोण बनेगा। अगर भाई ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है और ये तार ऐसे रखा है, धारा की डायरेक्शन में रख दो, चलो धारा की डायरेक्शन में इस तार रखा है यहाँ, तो कितना कोण बनेगा, देखो 90 डिग्री का। यहाँ अगर बात करें हम, ये देखो तो इसमें देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ है और तार अगर ऐसे रख दिया जाए तिरछा भी, लेकिन तिरछा रखने के बाद भी देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी, ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा है और तार हमारा कैसे रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे। यहाँ पर भी देखो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे सिचुएशन यहाँ पर भी है, तार अगर ऐसे लगा दे इसमें और चुंबकीय अंदर तरफ हो तो भी 90 डिग्री के कोण बनेगा। यानी तार चाहे जो तार लें उसमें थीटा का मान 90 डिग्री ही रहेगा, यानी जो लंबाई है या कह सकते हैं कि धारा की डायरेक्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा लंबवत ही रहेगी, ठीक है। आप इस तरीके समझ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अगर अंदर तरफ है तो अगर तार यहाँ रखा है तो चाहे जिस डायरेक्शन में घुमाएं इसको, चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा लंबवत ही रहेगा। समझ आ रहा है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है, क्योंकि तार को कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, तो हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री।
तो अब चूंकि लंबाई सेम है, धारा सेम है, थीटा का मान भी सेम है, चुंबकीय क्षेत्र का मान सेम है, तो इसका मतलब है कि सब में जो बल का मान होगा वो सेम होगा। डायरेक्शन अलग अलग होगी तो डायरेक्शन की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले जरा उसका मान निकाल लिया जाए कितना होगा। F बराबर IBL sin थीटा लगाओ, तो प्रत्येक भुजा पर लगने वाला बल का मान हो गया है। लिख सकते हैं प्रत्येक भुजा, चलो इसको नीचे लिख दें, प्रत्येक भुजा पर लगने वाला बल F इक्वल टू IBL sin थीटा। वैल्यू लगा दो। F बराबर I का मान है 5, B का मान है 2, L का मान है 10 गुणित 10 की घात -2 और sin 90। sin 90 का मान तो 1 हो गया, 5 दूनी 10 और 10 100 हो गया, 10 घात -2 और +2 कितने हो जाएंगे 1 हो गया, यानी 1 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 न्यूटन आ जाएगा, इतना बल कार्य करेगा। ठीक है ना। अब बल की डायरेक्शन जरा देखो, बल की डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो उंगलियां रखेंगे अपनी, हम ये रखेंगे धारा की दिशा में, तो ऐसे रखना पड़ेगा यहाँ। तो बल किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। इस भुजा पर जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, इस भुजा पर जरा देखो, चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है अंदर की तरफ और धारा की डायरेक्शन में रखें जरा अंगूठे को, तो किस तरफ लगेगा, इस तार के लंबवत बाहर की तरफ। ठीक है, और यही यहाँ पर नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में उंगलियों को रखें, धारा की डायरेक्शन में अंगूठे को रखें, तो किस डायरेक्शन में बल लगेगा, ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है ना। ऐसे लगाएंगे तो बल किस तरफ लगेगा, तल के लंबवत, यानी हथेली के तल के लंबवत, तो इस डायरेक्शन में बल कार्य करेगा। तो डायरेक्शन तो सबकी अलग अलग है, लेकिन बल का मान सेम होगा। अगर ये कहा जाएगा टोटल बल बताओ कितना कार्य करेगा, तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है और बल बराबर है, तो इनका जो परिणामी बल होगा वो 0 आएगा। कैसे हम लोग देख सकते हैं, हमारे एक इसको इस तरीके से मिला होगा, इनको कर पीछे मिलाएं अगर, तो ये एक पॉइंट पर मिलेंगे, ऐसी सिचुएशन है इनकी ऐसे। तो जब कोई भी 3 बल किसी पॉइंट पर कार्य कर रहे हो, बराबर हो ऐसे, और उनके बीच का कोण ये जानते हैं 120 होगा, अगर बराबर बराबर लगे होंगे तो इनका जो परिणामी होता है वो 0 होता है संतुलन के नियम के अनुसार। तो इसका हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज जहां पर तो बल होगा अलग अलग, सब पर इतना बल लगेगा 1 न्यूटन का, लेकिन टोटल बल अगर पूछे कि त्रिभुज पर कुल बल बताओ कितना लगेगा, त्रिभुज पर परिणामी बल 0। समझ आ रहा है। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। वैसे भी अगर इससे एक निष्कर्ष भी निकला है, कोई भी सर्कुलर लूप है, वो चाहे त्रिभुज के रूप में हो, चाहे चतुर्भुज के रूप में हो, चाहे वो आयत के रूप में हो, चाहे वो सर्कुलर यानी सर्कुलर रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, अगर धारा लूप है तो उस पर जो बल कार्य करता है उसका टोटल मान हमेशा 0 रहता है। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें। मान लीजिए यहाँ त्रिभुज ना होकर के यहाँ चतुर्भुज रखा होता, तो चतुर्भुज पर भी बल का इस तरफ लगता है, इधर लगता है, इधर लगता है, इधर लगता है, तो इनका कुल मान क्या होता है 0। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई भी सर्कुलर लूप रखा हुआ, चाहे वो वृत्त के रूप में हो, चाहे वो त्रिभुज के रूप में हो, चाहे चतुर्भुज के रूप में हो, उसका जो परिणामी बल है वो 0 रहता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और कमेंट भी करें, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।